तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के स्टेट रन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कॉनकोर से रिलेटेड, जो कि ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस के अंदर बड़े तरीके से एंटर करने वाला है। और यहाँ पर वो एक ट्रांसपोर्टिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्जिम कार्गो के नाम से बिजनेस शुरू करने वाला है। तो बेसिकली नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSU उसके अंतर्गत ये काम किया जाएगा। कॉनकोर जो है करेंटली देश के अंदर कंटेनर्स में तो काफी ज्यादा काम कर ही रहा है, लेकिन साथ रेलवे के लिए बिगेस्ट हॉलर भी है। तो यहाँ पर कॉनकोर का आगे बढ़ना देश के शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर वो अब एंटर करेंगे। वैसे दोस्तों इसके लिए वो उन्होंने KPMG को हायर किया है, जो उनको कंसल्टिंग करेंगे, स्टडी करेंगे ग्लोबल कंटेनर शिपिंग सेक्टर के बारे में, और रेलवे को भी यहाँ पर थोड़ा इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि कैसे बिजनेस में एंटर किया जाए वो बताया जा सके। अगली खबर दोस्तों ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड, जिनका एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रीच हुआ है इन इट्स इलेक्ट्रिफिकेशन कैंपेन। तो यहाँ पर SECR ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 6900.93 ट्रैक किलोमीटर्स सो फार। तो यहाँ पर आप जानते हो हर सेक्शन के अंदर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट खत्म होने पर ही है। SCR में छोटे छोटे सेक्शंस बाकी थे जहाँ पर काम जो है तेजी से किया जा रहा था, तो यह भी एक सेक्शन जो है कंप्लीट हुआ है। अभी देखें तो बिलासपुर, रायपुर, नागपुर इन डिविजन्स में थोड़े थोड़े काम बाकी है, जिसके बाद में 100% काम यहाँ पे हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों बेंगलुरु से, जहाँ पर एयरबस ने एक नया टैब ओपन किया है, जहाँ पर कोलिन्स एरोस्पेस, प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस ये भारत के अंदर से सोर्सिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही होगा बोइंग, एयरबस ये भारत के अंदर कुछ कुछ चीजें बनाती भी है, सोर्स जो है हमारी कंपनी से भी करना शुरू किए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे दूसरी जो एविएशन जायंट्स है या डिफेंस जायंट्स है वो भारत के अंदर से काम करना शुरू कर रहे हैं। वैसे 5 बिलियन रुपीस का तो ये भारत का एम रखते है प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर जो मैंने दूसरे कंपनीज के ना वो सब तो इन्वॉल्व है ही यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े अमेरिकन डिफेंस कंपनीज जो है जैसे कि रेथियन टेक्नोलॉजीज, हाइकल, ये भी जो है भारत में एंटर करने के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो कुछ साल पहले हमारे देश में सब कुछ इंपोर्टेड था, धीरे धीरे हम नई स्टेथोस्कोप्स वगैरह बनाना शुरू किए, फिर हम जाके थोड़े अच्छे मशीन्स बनाने लगे। कुछ साल पहले BP मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, लैब इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, और अभी CT स्कैन, MRI, डायलिसिस मशीन्स, इनको भी भारत के अंदर ही बनाने के लिए काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार बजट रखने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 19 प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हो भी गए हैं, जहां पर 46 मेडिकल डिवाइसेस बन रहे हैं अंडर PLI स्कीम। और आगे का जो टारगेट होने वाला है तकरीबन 405 करोड़ के बजट के साथ में, वो हाई वैल्यू मशीन्स के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मेडिकल डिवाइस में बात करें तो इन्होंने हाई वैल्यू ड्रग्स के लिए भी एक PLI स्कीम रखी है, लेकिन जो ये बहुत महंगी मशीन है जो कि लिटरली करोड़ों की आती है, MRI मशीन करोड़ों की आती है, ये भारत में बनने की जैसे इनके कॉस्ट में तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो आएगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इनकी सर्विसिंग बेहतर हो पाएगी, पार्ट्स इजीली मिलेंगे, मेंटेनेंस ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ज्यादा जल्दी ये बिल पाएगी। तो ये सब चीजें होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड, जब पर हमारे सीधे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि 2030 तक भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 3 गुना बढ़ाना चाहता है टू ₹9 लाख करोड़। अगर ये एम अचीव करना है तो एक सिंपल सा यहाँ पर एक फॉर्मूला भारत को अप्लाई करना पड़ेगा, वो ये है कि जितना बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है सब भारत से करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन भारत ने जो है काइंड ऑफ विलिंगली बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेनी दी थी ताकि वो जो एक फ्रेंडली रिलेशन में रहे, लेकिन अब वो क्योंकि सिनेरियो नहीं है तो भारत के पास में कोई इंसेंटिव नहीं बचता अपनी इंडस्ट्रीज को नहीं डेवलप करने के पीछे। तो यहाँ पर इसके कारण भारत में कई कंपनीज जो ऑलरेडी बांग्लादेश में जाके प्रोड्यूस कर रही थी भारत से और रिटर्न आ रही है। तो वैसे भी इस साल से नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं एक्सपोर्ट्स के, लेकिन 3 गुना बढ़ जाएंगे 2030 तक, ऐसा PM के द्वारा कहा गया है, जहाँ पर अराउंड 9 लाख करोड़ की अमाउंट होगी एक्सपोर्ट्स की। एट द सेम टाइम यहाँ पर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग और टेक्सटाइल वेस्ट हैंडलिंग की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में खुल रही है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह देखकर उसके लिए भी $7.5 बिलियन का टारगेट रखा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु से रिलेटेड, जिसके आगे एक 1100 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है टू कनेक्ट विद द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और 2027 के फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा MMRDA ने कहा है। तो करेंटली जो अटल सेतु है वो उल्वे में और उसके आगे जो है JNPT वाले रोड पे एंड होता है। इसके आगे अगर देखें थोड़ा पहाड़ वगैरह क्रॉस करके तुरंत मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, लेकिन अभी जो है वो एक्सप्रेसवे के लिए आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने वैसे भी पहले प्लान रखा था, इनफैक्ट ओपनिंग्स भी छोड़ी हुई है ताकि एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा सके, जिसके ऊपर अब काम शुरू होगा। ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा JNPT पनवेल हाईवे के ऊपर से, NH 348 के ऊपर से 6 लेन का ये होगा, जहां पर चिरले और घावान फाटा के बीच में इसको बनाते हुए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आसाम से लेके मेघालय के बीच में चलने वाली एक न्यू रेल लाइन से रिलेटेड। तो एक सिग्निफिकेंट
प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है और काइंड ऑफ आप कह सकते हो इनिशिएटिव शुरू कर दिया गया है एक 180 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन को बनाने के लिए, जो बेसिकली एक्सटेंशन होगा चपरबुक जंक्शन से जो कि आसाम में आता है और जोवई तक ये बनेगा जो कि मेघालय में है। इसके लिए सर्वेइंग भी रेलवे ने शुरू कर दी है और यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के हिसाब से काम किया जाने वाला है। इसके अलावा जो मेघालय के कुछ दूसरे रूट्स और असम कुछ रूट्स है, बोक्सोंग, राजागांव, भाइतलांगसो, जंगखा, खेरानी, उमरंसगो, यहाँ सब पे से जाते हुए ये रेल लाइन कनेक्शंस देंगे। ऑब्वियसली पैसेंजर के साथ साथ गुड्स मूवमेंट को भी बढ़ाएंगे और इसके कारण बड़े लेवल पे आपको देखने मिलेगा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट और डिफेंस के लिए भी काम में आएंगे। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से, जहां पर 1 दशक पुराना प्लान टू मेक एन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एस्प्लेनेड ये अब जो है थोड़ा पेस पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। तो देश के कई शहरों के अंदर अभी मल्टी मॉडल हब्स बनना शुरू हो गए हैं जहां पर रोड, ट्रेन, मेट्रो सबको एक साथ लाया जाता है और यहाँ पर एस्प्लेनेड में ऐसे करने की बात हो रही है ताकि ऑटोमोबाइल एमिशंस कम हो सके। यहाँ पर वैसे 1 दशक से पहले ये बात की गई थी, लेकिन ऑब्वियसली कई कारणों की वजह से चल नहीं पाया, बाद में कुछ लिटिगेशंस भी हुई, लेकिन अब जो है इसके ऊपर थोड़ा काम आगे बढ़ रहा है। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जब पर जल्द ही इस शहर को कुछ और डबल डेकर बसेस मिलने वाली है। तो दोस्तों ऑलरेडी अहमदाबाद ने भी एक डबल डेकर बस खरीदी थी इलेक्ट्रिक वाली स्विच मोबिलिटी की और अभी 7 और बसेस उनको मिलने वाली है। जो मुंबई से चलन शुरू हुआ था फिर से नए मॉडर्न डबल डेकर बसेस का, वो अभी कई दूसरे शहरों में पहुंचते हुए नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम से रिलेटेड, जब 100 एकर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन जल्दी शुरू होने वाला है फॉर वाइजैक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है फॉर 99.8 एकर्स ऑफ लैंड और यहाँ पे इसके अलावा कुछ लैंड ऐसा भी है जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ओन्ड है, जो कि थोड़ा बहुत इजीली मिल जाएगा। एट द सेम टाइम 36 एकड़ तो वाइजैक पोर्ट के पास में ही है जो मिल जाएगा, 4 एकड़ वर्ली के पास में है, 4 एकड़ जो है वो रेलवे के पास में है और इसे करते करते जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की पहुंच गई है 882 करोड़ रुपीस पे। तो यहाँ पर डैम सीरियस तो है ही विशाखापट्टनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सरकार यहाँ पे, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन जल्द किया जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें पहले कनेक्शन की तो 46.23 किलोमीटर का रूट बनेगा जिसमें 42 स्टेशन होंगे, तो एक अच्छा खासा लंबा रूट यहाँ पे बनने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है विजंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर इन्होंने 3 गुना ज्यादा कार्गो हैंडल किया है दैन दी एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो 6 महीने पहले ही विजिंगम पोर्ट जो है वो केरला में शुरू किया गया अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी पोर्ट से नेसेसिटी से ऑपरेट करती है, उन्होंने बनाया इसको और इनके एस्टिमेशन जो थे उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पर शिप्स आए हैं। 150 शिप्स आए हैं और 3 लाख यूज यानी 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर यूनिट्स यहाँ पर आए। इसके अलावा शिप्स के अंदर जो आने के लिए कॉल्स होते हैं, जो बुकिंग काइंड ऑफ होती है, वो है 35 से 52 कॉल्स तक बढ़ गई है और इनफैक्ट जो है जनवरी महीने में 100 कॉल्स से स्पोर्ट को आए हैं शिप्स को बुलाने के लिए, जबकि अगले 7 दिनों के लिए ही 17 शिप्स का डॉकिंग जो है वो प्लान किया गया है। तो वन ऑफ दी बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हो केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में। बहुत विरोध हुआ था इस पोर्ट का, लेकिन अब बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस लाते हुए नजर आ रहा है। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो यूजर पूछता है व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट रिड्यूसिंग प्राइस ऑन आईफोन्स एंड मैकबुक। तो देखो सरकार अगर आपके घर का किराया या आपके घर का जो आ रहा रेंट है, सैलरी है, इसके ऊपर कंट्रोल लगा दे तो आपको कैसे लगेगा। गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे कम्युनिज्म या सोशलिज्म फॉलो नहीं करती, हमारे यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ऑब्वियसली इसमें भी सोशलिज्म है, लेकिन फिर भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस चाहे वो 1 रुपए की चीज 10,000 में बेचे, अगर वो बिना कोई लॉ तोड़े बिकी जा रही है, अगर लोग उसको खरीद रहे हैं, तो सरकार का उसके अंदर बीच में उंगली करने का कोई भी काम नहीं होता। अभी आईफोन बिक रहा है उस कीमत पे बेचा जाएगा, मैकबुक जिस कीमत पे बिक रहा है बेचा जाएगा। कंपनी जो है उस प्रॉफिट का जो भी करे वहां पे वो सरकार का लुकआउट नहीं है। सरकार टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है, सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान दे सकती है। इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इन कंपनीज के प्रोडक्ट जितने सेल होते हैं उतने बनते हैं, उतनी फैक्ट्रीज में भी डिमांड बढ़ती है। वैसी चीजों के हिसाब से सरकार का काम नहीं किसी चीज का प्राइस रिड्यूस करना। और ये कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है या हेल्थ केयर नहीं है या कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है जहाँ पर सरकार जो है सब्सिडाइज चीजों को करने की कोशिश करे, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है। आईफोन और मैकबुक जो है वो बिल्कुल भी नेसेसिटीज वाली चीजों से कोसों दूर है। इनफैक्ट अगर इंडिया में आईफोन मैकबुक की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है तो प्राइसेस कभी भी कम होने के पीछे नहीं छोड़िए। एप्पल जैसी कंपनी प्रॉफिट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देगी रादर देन वॉल्यूम्स को, क्योंकि उनको वैसे भी अभी वॉल्यूम्स मिलना शुरू हो गए हैं। एप्पल जो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले 2-3% मार्केट रखता था सिर्फ फोन्स के अंदर, वो अभी 30% तक पहुंच गया है कुछ सिटीज के अंदर और 4th बिगेस्ट प्लेयर बन गया है फोन स्मार्टफोन मेकर्स के अंदर। तो ऑब्वियसली कंपनी को डिमांड मिल रहा है तो सप्लाई भी उस हिसाब से करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।